नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन। अब देखिए, ये जो पेपर है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये इस बार दो स्टूडेंट के द्वारा पढ़ा जाएगा। एक तो बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट पहुंचे हैं, जो पास होके फिफ्थ सेमेस्टर में गए हैं, उनको मेजर के तौर पे ये पेपर पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस मेजर के तौर पे बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर। हो सकता है माइनर के तौर पे भी पढ़ें, कई कई कॉलेजेस में माइनर के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा ही साथ में जो बीए ऑनर्स के जो स्टूडेंट है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमेस्टर, वो स्टूडेंट्स भी इस बार इस पेपर को पढ़ेंगे। तो बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम, ये दोनों स्टूडेंट्स को ये वाला पेपर पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब देखिए, जो जरूरी बात है वो ये है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2 यानी IPT2 के तौर पे भी ये पेपर पढ़ा जाता था पुराने स्ट्रक्चर में। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो स्ट्रक्चर बना है, उसमें इस पेपर का जो नाम है वो है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं जो कि हम बात करेंगे। तो देखिए, इस वाले सिलेबस के माध्यम से या फिर जो पुराना कंटेंट है, इसके माध्यम से नहीं पढ़ा जाएगा। ये पेपर IPT2 के माध्यम से नहीं पढ़ा जाएगा। इसका एक अलग कोर्स स्ट्रक्चर है, अलग तरीके से इसे पढ़ना है। तो देखिए, पहली जो डाउट है वो ये क्लियर कर लीजिए, बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमेस्टर, दोनों का ये एकदम सेम पेपर है। 100%, कहीं पे कोई भी अलग नहीं है। ठीक है। सिलेबस देखना चाहेंगे तो सिलेबस देख लीजिए। ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो सिलेबस है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 6 यूनिट है। अब देखिए, जो पुराना जो पेपर था हमारा IPT2, जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम के स्टूडेंट नहीं पढ़ते थे, जो बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, ये ऑनर्स वाले जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पुराना जो कोर्स स्ट्रक्चर था उसमें IPT2 के तहत पढ़ते थे। अब देखिए, इसमें क्या है कि पेपर को, जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उसको दो सेंसों में पढ़ा जाता है। एक तो होता है आपका थिंकर सेंट्रिक, ठीक है, और दूसरा होता है थीम सेंट्रिक। थीम्स लिख लीजिए। तो अगर हम इस पेपर को देखें, डिजाइन के तौर पे देखें, तो ये जो पेपर है ये एक्चुअल में आपका ये थीम बेस्ड है। ठीक है, जिसमें आपको 90% आपको क्या मिलेगा, थीम बेस। कि जैसे कोई एक थीम ले लिया, जैसे कोई एक विषय ले लिया, जैसे राज्य और लोकतंत्र यानी स्टेट एंड डेमोक्रेसी, और उसके अंदर काफी सारे थिंकर्स ऐड कर रखे हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू का क्या विचार है लोकतंत्र के लेकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, राम मनोहर लोहिया का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या विचार है। तो वो एक थीम दे दिया, उसके तहत थिंकर्स ऐड कर दिया और थीम बेस हमें पढ़ना है। मगर यहाँ पे देखेंगे कि जो लास्ट वाला जो यूनिट है, हिंदुत्व और हिंदुइज्म, इसमें केवल सावरकर है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा पेपर जो है वो थीम बेस्ड है। बस एक एक पॉइंट छोड़कर, जहाँ पे हमें 6th यूनिट में हमें जो दिखता है कि केवल और केवल जो थीम है वो है हिंदुत्व और हिंदुइज्म, और इसके अंदर हमें केवल सावरकर को पढ़ना और किसी थिंकर को नहीं पढ़ना। तो सबसे मेजर जो डिफरेंस है पुराने वाले पेपर IPT2 और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, वो ये है कि ये पूरा का पूरा पेपर केवल एक अपवाद को छोड़ के पूरा थीम बेस्ड है। यानी विषय या फिर विषय वस्तु संबंधित ये पेपर है, उसके अंदर हमें थिंकर्स को पढ़ना है। कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे राष्ट्रवाद एक धारणा है, ठीक है, एक राष्ट्रवाद क्या है, एक धारणा है, राष्ट्रवाद। चलिए, ठीक है। अब इस राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत सारे थिंकर ने लिखा होगा। जैसे मान लीजिए विवेकानंद ने लिखा है, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है, गांधी ने लिखा है। तो इन तीनों का राष्ट्रवाद किस तरीके से ये समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और किस परिवेश में ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये होता है हमारा थीम बेस्ड पेपर, जिसमें हम क्रिटिक कर पाते हैं जो थिंकर है। हो सकता है हम रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद की आलोचना करें, विवेकानंद के राष्ट्रवाद से, रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद की आलोचना के माध्यम से हम स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद की आलोचना करें, या फिर
रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से हम गांधी के राष्ट्रवाद की आलोचना करें। तो ये जो थीम बेस्ड है, ये हमें एक स्कोप देता है कि हम एक थीम के तहत हम बाकी जो थिंकर्स जो लिख रहे हैं उस थीम के ऊपर, उसके हम तुलना करके एक एक नया पर्सपेक्टिव लेके आए, या फिर एक एक अच्छा पर्सपेक्टिव लेके आए जो सबको अकोमोडेट करे, सबको समाहित करे। तो ये पेपर इसलिए इसमें ये चेंजेस आए हैं पुराने वाले पेपर से। तो जो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आपका फर्स्ट यूनिट, अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो जो यूनिट का नाम है वो है, फर्स्ट यूनिट का नाम अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है, सबसे पहले आपको एक मॉडर्न का एक मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि मॉडर्न का एक्चुअल में मीनिंग है क्या। ठीक है, डे टू डे लाइफ में, यानी आधुनिक जो शब्द है उसका उसका अर्थ क्या है। ठीक है, दूसरा आप इंडियननेस, इंडिया किसको लेके चल रहे हो, क्या है इंडियन। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल थॉट, यानी पॉलिटिकल का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए बाकी जितने भी पेपर्स हैं। और जो जो लास्ट बचता है हमारा थॉट, ये थॉट का क्या मीनिंग है, क्यों हम यहाँ पे हम थियोरी वर्ड क्यों नहीं लेके चल रहे हैं कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी या मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी, बताइए ये क्यों नहीं लेके चल रहे हैं। देखिए, अभी से पहले आपने जो इससे पहले जो सेमेस्टर जो गया है, जो थर्ड सेमेस्टर, लगभग जो बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक पेपर पढ़ा था एंशिएंट एंड मिडीवियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, और इस पेपर की बात करें तो ये पूरा हमारा थिंकर सेंट्रिक पेपर था, आप सबने देखा होगा। तो उसमें भी मैंने यही बात करा था कि ये हम थॉट क्यों लेके चलते हैं, थ्योरी क्यों नहीं लेके चलते, फिलॉसफी, जो कि अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए मैं वो बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये लेवल ऑफ ये डिग्री है, यानी सबसे पहले आपका क्या आता है, थॉट आता है। ठीक है, उसके बाद थ्योरी आती है, उसके बाद आती है आपकी फिलॉसफी। ठीक है, तो इसको अगर हम समझें, अगर हम इसको डिफाइन करें, क्योंकि मैं अभी मॉडर्न पे नहीं जा रहा हूँ, इंडिया पे नहीं जा रहा हूँ, पॉलिटिकल पे नहीं जा रहा, केवल थॉट पे बात करें। देखिए, जो थॉट है ना, वो क्या होता है कि एक तरह से एक नैरो होता है। क्या होता है, इससे छोटा होता है। क्या बोल सकते हैं हम कि एक तो ये क्या है, जो थॉट क्या है आपका, ये क्या है, एक तो नैरो है। ठीक है, नैरो किस लिए है कि जब भी कोई थॉट इमर्ज करता है तो उसका एक कंटेक्स्ट होता है, यानी एक संदर्भ होता है, यानी जो थिंकर है उसका एक परिवेश है, उस परिवेश के अंदर उसका थॉट इमर्ज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक तरह से रिफ्लेक्शन है, जो थिंकर है, जो लेखक है, जो विचारक है, उस समाज का एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने थॉट के माध्यम से। तो हो सकता है जैसे आज भी हम किसी समाज में रह रहे हैं तो हमारे भी थॉट्स बनते हैं ना, और हो सकता है कि वो थॉट क्या होता है, कई बार एक स्ट्रक्चर तरीके से नहीं होते, एक सुसज्जित तरीके से नहीं होते, वो बस आते रहते हैं थॉट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये नैरो इसीलिए होता है कि हम इसे आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, कि हम इसको ज्यादा इसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या है कि ये क्या है, एक उस समाज का एक आईना प्रस्तुत करते हैं जिस समाज में वो थिंकर या लेखक या जो विचारक रह रहा है। ठीक है, और कई बार ये उस समाज की, उस दौर की पॉलिटिक्स की ही बातें करता रहता है। ठीक है, और हो सकता है वो उस दौर की जो पॉलिटिक्स है वो किसी तरीके से प्रभावित हो। तो ये जो थॉट होता है वो बहुत नैरो होता है, इसको हम ज्यादा आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, ये आर्टिकुलेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यह बहुत लिमिटेड है। उसके बाद आता है हमारा थ्योरी। थ्योरी क्या होता है, थ्योरी को हम जर्नली बोले तो एक ब्रॉडर सिस्टमैटिक एंड जर्नलाइज स्टेटमेंट होती है। ठीक है, यानी कुछ जर्नलाइज स्टेटमेंट, मतलब
कुछ कथित वाक्य, मतलब जो सर्वमान्य हो, वो थ्योरी है। ठीक है, और ये हमारी मदद करती है किसी चीज को समझने में और समझाने में। ठीक है, मैंने जो वर्ड यूज करा है कि अंडरस्टैंड करने में और एक्सप्लेन करने में पॉलिटिक्स को ये मदद करती है। थ्योरीज जो होती है किसी भी रियलिटी, बहुत सारी थ्योरी, हर डिसिप्लिन में आपको थ्योरी मिलेगी। तो ये क्या होती है, एक जर्नलाइज स्टेटमेंट यानी तथाकथित वाक्य कह सकते हैं, और ये हमारी मदद करती हैं चीज़ों को समझने और समझाने में। ठीक है, जो पॉलिटिकल थ्योरी वो होती है तो क्या करती है, ये एक्सप्लेन करती है पॉलिटिक्स को, किसी सोसाइटी को, थ्योरीज के माध्यम से। उसके बाद आता है फिलॉसफी। अब ये फिलॉसफी है ना, ये बहुत आगे लेवल की बात है। फिलॉसफी का मतलब होता है कि ये कोई थिंकर अगर कोई अपनी फिलॉसफी दे रहा है तो वो उस लेवल पे दे रहा है कि आप उसका एक पॉइंट भी पकड़ेंगे तो उसमें हर जगह वही बात आएगा। जैसे गांधी के स्वराज की बात करें तो गांधी के स्वराज की बात, गांधी के थॉट की बात करेंगे ना, तो स्वराज उसका केंद्र बिंदु है, और वो कहीं ना कहीं हर जगह स्वराज की बात करेगा, स्वदेशी की बात करेगा। तो वो जो करंट है, जो एक स्पेशलनेस है फिलोसफी, वो फिलोसफी एकदम हाई हाई डिग्री का होता है, एक हाई लेवल का करंट होता है उसके अंदर। अगर हम बात करें इसको, अगर मैं एनालॉजिकली अगर समझाने की बात करूं कि थॉट थॉट थ्योरी एंड फिलोसफी, तो जैसे गाय का दूध देखो। ठीक है, जो गाय का दूध है उसको एक तरह से थॉट कह लो। ठीक है, मक्खन आपकी थ्योरी हो गई, और जो घी है वो आपका फिलोसफी है। ठीक है, क्लियर हुआ? जो तो इसीलिए तो यहां पे जो नाम दिया गया है तो उसको डिफाइन करने के लिए कि क्यों इधर पॉलिटिकल थॉट यूज करा है। थॉट इसलिए यूज करा है कि ये जितना भी, अगर हम सिलेबस को देखें तो ये जितने भी थिंकर्स हैं, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडिता रामाबाई नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, दीनदयाल उपाध्याय या फिर ताराबाई सिंधे या राम मोहन रॉय, तो ये जितने भी थिंकर्स हैं ना, ये क्या है कि ये एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में इनका उदय होता है। ठीक है, तो उनका जो कंटेक्स्ट है, उनका संदर्भ क्या है कि ये कब की बात कर रहे हैं, जब हमारा भारत कॉलोनाइज था। ठीक है, उपनिवेश बना हुआ था ब्रिटिश का। तो ये जो जितनी भी राइटिंग है ना, जितना भी ये जो लेखन है, जो आज हम थीम बेस में भी पढ़ रहे हैं, तो ये उस दौर की, यानी जब हमारा भारत जब गुलाम था, गुलामी के दौर की ये लिखी हुई सारी सिद्धांत है, फिलॉसफी है या फिर थॉट है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये उस स्ट्रक्चर को, यानी ये जो जितने भी थिंकर्स हैं, ये जितने भी थिंकर्स हैं, कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है कॉलोनियलिज्म का या जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का, उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो जो ब्रिटिश रूल था, उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी कि जो वाइट्स मैन बर्डन, कि जो गोरे लोग हैं उनको भगवान ने ये अधिकार दिया है कि जितने भी अश्वेत लोग हैं उनका उद्धार करे, उनके लिए कल्याण करे, उसके लिए वो करे। तो व्हाइट्स मैन बर्डन की थ्योरी को के माध्यम से अपने रूल को जस्टिफाई करते थे कौन? ब्रिटिशर्स। तो उसको काउंटर करने के लिए, या फिर ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटेन के रूल को काउंटर करने के लिए, ये जो थ्योरीज है, ये थॉट का एक इमर्जेंस हुआ। तो ये पर्टिकुलर एक कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, यानी संदर्भ के संबंधित है ये, इसीलिए इस पूरे पेपर को थॉट के माध्यम से बताया गया है। हो सकता है कि बहुत सारे थिंकर्स हैं, वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बात कर रहे, क्योंकि जो देखो थ्योरी का मतलब क्या हुआ, सिस्टमैटिक जर्नलाइज स्टेटमेंट। हो सकता है कि कई बार जो हमारे थिंकर्स हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय या फिर गांधी हैं, वो कई बार सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लिख रहे हैं। एक तरफ वो किसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उस चीज को मान रहे हैं। ठीक है, वही चीज कर रहे हैं। तो हो सकता है ये, तो इसीलिए ये क्योंकि ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं है, जर्नलाइज नहीं है, इसीलिए हमने थॉट लेके चले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ?
और उसके बाद जो वर्ड आता है वो हमारा आता है। देखिए क्यों क्यों मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप ध्यान से देखें, ये जितने भी थिंकर्स हैं, ये जितने भी थिंकर्स हैं ना, एक तरह से एक एक एक्टिविस्ट है। कौन है ये सारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले, जेल जाने वाले, ये वो एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। या फिर जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे लोग, ये कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल थिंकर नहीं है। हाँ, नो डाउट इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है पॉलिटिकल थिंकर वाली, पॉलिटिकल साइंटिस्ट वाली, मगर ये सबसे पहले ये क्या है, एक्टिविस्ट है। अगर आप अरविंदो घोष को भी ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले नो डाउट उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी एकदम उम्दा थी, बहुत अच्छी थी, मगर वो भी एक्टिविस्ट सबसे पहले थे। उसके बाद वो गुरु परंपरा के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो थॉट इसलिए ये नाम रखा गया क्योंकि हो सकता है कि हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिले, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने एनालॉजी समझाई, जो आपको उस एनालॉजी के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो वर्ड आता है वो आपका आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल, एनीथिंग रिलेटेड विथ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि हम उसके रूल को खत्म करना चाह रहे हैं, हम स्वराज की बात कर रहे हैं, हम स्वयं के शासन की बात कर रहे हैं, एनीथिंग रिलेटेड विथ गवर्नेंस, पॉलिटिकल एक्शन, पॉलिटिक्स, पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर, ये सब इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। कि स्वराज की अगर संकल्पना भी रख रहे हैं तो वो भी एक पॉलिटिकल है, क्योंकि हम अपना स्वराज, आपके रूल को काउंटर करके हम अपना स्वयं शासन करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया या इंडियन। अब देखिए ये जो इंडियन है ना, इसको डिफाइन करना ये आप सब खुद ही जानते हो कि बाकी सारी कंट्रीज से जब हम कंपेयर करें तो कुछ तो बात है जो दूसरों से अलग है। जैसे इकबाल का एक फ्रेज है कि कुछ तो बात है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है, ठीक है। तो वही जो कुछ तो बात है, जो कुछ बात है ना, ये आपको फिगर आउट करनी है। कुछ तो बात है, तो ये आपको फिगर, तो जैसे अगर हम देखें तो ये जो कुछ बात है ना, अगर हम जो इंडिया को डिफाइन करने, तो जैसे जो हमारी सोसाइटी है ये होने पे विश्वास करती है, जैसे होना होना। और वेस्टर्न सोसाइटी की अगर बात करेंगे तो क्या, करने की बात करती है, ठीक है, हर चीज, ठीक है। एक होना हो गया, दूसरा कि हम सभी को सम्मिलित होके, यानी एक मिश्रण की बात करते हैं, यानी मिश्रण आधारित सोसाइटी, यानी सबको साथ लेके चलने वाली, ठीक है, ठीक है। उसके बाद खिचड़ी कल्चर कह सकते हो, है ना, मिश्रण हो गया, सबको साथ लेना, ठीक है, सबको शामिल करना, सभी मतों को शामिल होके चलना। कि अगर हम इंडियन फिलॉसफी को भी देखें तो आपको यहाँ पे जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो वेद में विश्वास रखते हैं, और जो वेद में नहीं विश्वास रखते, और जो किसी में विश्वास नहीं रखते थे, केवल भौतिकवादी में, तीनों को पूजा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो कुछ बात है ये आपको फिगर आउट करनी है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे कि हम खाना ही खाते हैं, तो खाना अगर हम देखें, जो इंडियन थाली होती है, तो देखते हैं ना कि हर लोग अपने तरीके से मिक्स करके खा रहा होता है, अपने तरीके से बना रहा होता है, तो मिक्स, ठीक है। जो किसी को अपने टेस्ट बनाना होता है तो वो अलग तरीके से खाता है, जो भी है। तो वो जो कुछ बात है ये आपको फिगर आउट करनी है। फॉर द टाइम बिंग इस पेपर के अंदर जो इंडियन है वो बहुत स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे जो इंडियन का जो मीनिंग है, जो स्पेसिफिक मीनिंग है, वो ये है कि जो इंडियन ट्रेडिशन है, जो यानी जो भारतीय जो संस्कृति है या फिर जो परंपरा है, उसके मूल्यों को पुनर्जागृत करना, ठीक है। उन मूल्यों को दोबारा से एक एक मॉडर्न युग में, ये एक आधुनिक युग में दोबारा से शामिल करना, ठीक है। तो कुछ जैसे बात करें, जैसे कर्म का जो मूल्य है, ठीक है,
ये जो कर्म वाला जो सिद्धांत है वो हमारे केवल इंडिया में दिखता है। ये एक इंडियन इंडियन कह सकते हैं कि ये एक इंडियन वैल्यू है कर्म वाला। और दूसरा पुनर्ज पुनर्जन्म वाला। ठीक है, पुनर्जन्म। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है, और नेति नेति कि ये भी नहीं और ये भी नहीं, कि यानी आपने बोल दिया कि यही ब्रह्म है, तो ये जो ये जो थॉट है, जैसे नीति नीति का ही हो है कि नॉट दैट नॉट दैट नॉट दैट, कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं, कि बेशक आपने बता दिया कि हाँ ये ईश्वर की संकल्पना है, तो भी नेति नेति मतलब कॉन्स्टेंटली आप ढूंढ रहे हो कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो नहीं, यही यही हमारी सोसाइटी रुक नहीं जाएगी कि उससे भी आगे नेति नेति, कि ये भी नहीं ये भी नहीं, आगे बढ़ते चलना। तो ठीक है, इंडियन का जो मीनिंग है वो क्या है, एक स्पेसिफिक एक कल्चर एक इकोसिस्टम से है, जहाँ पे जो कुछ मूल्य हैं जो सोसाइटी के आज भी कुछ मूल्य हैं जो वर्तमान में भी आप सब देख सकते हैं। ठीक है, उसको बता सकते हैं। और स्पेसिफिकली जो इंडियन फ्रीडम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये इंडिया के सेल्फ रूल के बारे में बात कर रहा हूँ, स्वराज के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडियन ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडियन कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, भारत के आध्यात्मिकता के बारे में बात कर रहा हूँ, उससे यहाँ पे मीनिंग है। और अब आता है हमारा जो वर्ड आता है मॉडर्न, कि मॉडर्न से आप सब क्या समझते हैं। ठीक है, तो जो मॉडर्न जो वर्ड है, मॉडर्न का भी यहाँ पे एक स्पेसिफिक मीनिंग है कि आप सब जो आधुनिकता है जो मॉडर्न है उससे आप सब क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉडर्न को समझने से पहले आपको ट्रेडिशनल का भी पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशनल, देखिए ये जो दोनों अवस्था है वो क्या है, आपकी एक स्टेज ऑफ माइंड है। ठीक है, ट्रेडिशनल भी एक स्टेज ऑफ माइंड है और मॉडर्न भी। ठीक है, तो जो मॉडर्न है ना वो एक तरह से न्यूनेस की बात करता है। क्या किसकी बात करता है, न्यूनेस की। और ट्रेडिशनल क्या करता है कि नहीं, जो परंपरा है परंपरा के हिसाब से चलते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉडर्न जो है वो इन तीन चार बातों से और भी कुछ ऐड हो सकता है। एक तो जैसे न्यूनेस, कि ऑलवेज फाइंड करना, नए तरीके, हमेशा खोज में लगे ना, जो कि अभी हमने थोड़ी सी पहले देर बात करी थी कि नेति 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 नेति। ठीक है, सेकुलराइज करना हर डोमेन को, कि जैसे ट्रेडिशनल टाइम पे बहुत सारा सेग्रीगेशन होता था ना, कि रिलीजन, कल्चर और स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेकुलराइज करना, कि यहाँ पे जैसे मिक्स रहता था, यहाँ पे क्या है कह रहा है कि नहीं, पॉलिटिक्स का एक अलग दायरा है, रिलीजन का एक अलग दायरा है। इसका जो पॉलिटिक्स का जो लॉजिक है वो रिलीजन पे काम नहीं करेगा, रिलीजन का जो लॉजिक है वो इधर नहीं करेगा, यानी सेकुलराइज करना स्पेस को। उसके बाद क्या है, एक न्यू इंडिविजुअलिज्म क्रिएट करना, कि मान लो कि कोई एक व्यक्ति ने किसी तरीके से अचीवमेंट ले ली या फिर कोई सफल हो गया, तो जरूरी नहीं है कि हम सब उसी का पाथ फॉलो करें। हो सकता है कि हर व्यक्ति अपना अपना पाथ फॉलो कर सकता है। ठीक है, एक तरह से एक व्यक्तिवादी विचार यानी व्यक्तिवाद नया आया है, एक न्यू इंटरप्रिटेशन। आप सब देखोगे आज मॉडर्न टाइम में जो पुरानी जो किताबें हैं, जो पुराने टेक्स्ट हैं, यानी जो भी है, तो हर कोई अपने भाव से उसे क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, अपने भाव से क्या कर रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है। तो और लास्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे मॉडर्न वैल्यूज के पार्ट है। एक तरह से व्यक्ति को क्रिएट करने की बात करी है, यानी व्यक्तिवाद विचार को आगे बढ़ाने की बात करी गई है, उसके अधिकारों की बात करी। और वहीं दूसरी तरफ जो मॉडर्न है, वो जो ट्रेडिशनल है, वो क्या है, एक पारंपरिक है जो कि समाज, संस्कृति, भाव से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो मॉडर्न है वो एकदम फ्री है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो
यहाँ पे ज़्यादातर रूल रेगुलेशन को जो फॉलो करा जाता है, जो समाज के ऑलरेडी होते हैं, सोसाइटी यहाँ पे ज़्यादा हावी होती है। यहाँ पे व्यक्ति की जो विल है, यानी जो इंडिविजुअल विल है, जो व्यक्ति की विल है, यानी जो व्यक्ति की जो इच्छा है, वो ज़्यादा प्रभावी बनी रहती है। ठीक है, तो मॉडर्न मॉडर्न का एक अलग सेंस है। दोनों ही एक तरीके से स्टेज ऑफ माइंड है, कि जैसे बोला जाता है ना कि वो जो फैमिली है बड़ी मॉडर्न है, तो उस फैमिली का जो स्टेज ऑफ माइंड है वो अलग तरीके का है। वो ये जो पुरानी बातें होती थी उस सब में विश्वास नहीं करती, या फिर जो विश्वास करती हैं तो उसके पीछे कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग रीजन के हिसाब से बात करती है। तो ये होता है मॉडर्न वैल्यू एक तरीके से। तो देखिए, जो फर्स्ट यूनिट में है ना, जो हम अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो सबसे पहला जो हमने जितना भी डिस्कशन किया है अभी तक, वो सारा आपके माइंड में रहना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि देखिए, जितना भी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, ये जितना भी मॉडर्न आईपीटी है, आईपीटी, ये सारा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? कॉलोनियलिज्म, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी उपनिवेशवाद के दौर में ये सारा गढ़ा जा रहा है या फिर उसकी रचना हो रही है। दूसरा क्या है? दूसरी तरफ हमें फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट भी करना है, कि हमें एक नए भारत की संकल्पना भी गढ़नी है इस टाइम पे, यानी कॉलोनियलिज्म और न्यू मॉडर्न इंडियन स्टेट जब हमारा गढ़ रहा है, उस टाइम पे ये जितना भी क्या है मॉडर्न आईपीटी, वो गढ़ा जा रहा है। ठीक है, एक तरफ क्या है आपका कॉलोनियलिज्म, दूसरी तरफ क्या है, एक तरह से हमें नए भारत की यानी नया भारत बनाना है। ठीक है, और दूसरी तरफ उस भारत को आधार देने के लिए क्या होगा? आपका विचार होंगे, यानी चिंतन। ठीक है, चिंतन। तो क्योंकि ये कॉलोनियलिज्म से प्रभावित है, क्योंकि ये एक्चुअल में जितने भी थिंकर्स हैं वो किसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं? अंग्रेजों को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कि नहीं, हम भी आप ही की तरह, हमारे यहाँ पे भी साइंटिफिक है, हम भी, हमारे जो वेदास हैं वो भी इसी तरीके की बात करते हैं, सोल की बात करते हैं। ठीक है, जो कि इनकी ये क्या बोल रहे थे कि नहीं, ये क्या है, मूर्ति पूजा करते हैं, ये बंदरों की पूजा करते हैं, इस तरीके से अपने रूल को जस्टिफाई कर रहे थे। और वो थ्योरी लेके आते हैं वाइट्स मैन्स वर्डन, कि ये श्वेत लोगों का कर्तव्य है कि इन लोगों को सिविलाइज करा जाए, ये जो बार्बरिक लोग हैं इनको सिविलाइज करा जाए। और यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और यही जो चिंतन है, यही क्या कर रहा है, जो नए भारत का जो आधार है वो स्पष्ट कर रहा है। तो आप सबने सुना होगा आइडिया ऑफ इंडिया, कि ये भारत का विचार है क्या। क्या जो मैं बात कर रहा था कि ये जो इंडियन जो भी मैं लेके चल रहा हूँ, कि कुछ तो बात है। ठीक है, वो जो आइडिया ऑफ इंडिया जो है, आइडिया ऑफ इंडिया वो है क्या। ठीक है, तो हर थिंकर क्या बात कर रहा है, एक तरह से रिस्पॉन्स तो कर रहा है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, तो अपना भाव तो प्रकट कर रहा है, मगर वो दूसरी तरफ ये भी बता रहा है कि भारत के चिंतन में, यानी भारत के चित्त में ये विचार है। ठीक है, तो हर थिंकर क्या कर रहा है, यहाँ पे आइडिया ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी भारत का विचार रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भारत का विचार है। जैसे आप सब देखोगे तो कई बार देखना कि जैसे जो हमारे प्रधानमंत्री है, पीएम नरेंद्र मोदी, या फिर जो भी पीएम्स हैं, तो वो उनकी जब स्पीच होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो बड़े सुसज्जित तौर पे भारत का विचार प्रेजेंट करते हैं। जैसे एक तमिल स्कॉलर को कोट करते हुए ये बोला गया कि जो राइटिंग्स हैं, तो उसमें हमें क्या बोला जाता है कि हम पूरे विश्व के नागरिक हैं, या फिर पूरा विश्व हमारा परिवार है। और दूसरा क्या है कि आप सबने वो सुना होगा कि वसुदेव कुटुंबकम, क्या ये भारत का आइडिया है कि वसुदेव कुटुंबकम। तो ये जो विचार हैं, हर थिंकर, हर विचारक यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया ये है। ठीक है,
उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट में आप सबको अंदर पता ही चल गया एक तरीके से। बहुत सिस्टमेटिक, डिफाइन, जनरलाइज होती है। और ये जो थॉट होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, कई बार रिफ्लेक्ट कर रहा होता है जो उस समय का जो स्ट्रक्चर है, जो उस समय का दौर है, उस चीज़ को। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम, देखिए जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसको हम दो तरीके से पहले पढ़ते थे, जो कि हमने बात करी। एक होता है कन्वेंशनल, जिसे बोलते हैं थिंकर, या ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, कई बार इसको बोलते हैं थिंकर। कि हमें जितना भी पहले, इससे पहले भी, जैसे एनईपी के पहले से, जो अभी नया सिलेबस आने से पहले, जो आईपीटी 2 में क्या होता था कि हम सबको ना थिंकर्स दे दिया जाता था और हम उन थिंकर्स को पढ़ते थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, पंडिता रामाबाई हो गई, ये भी जितने भी थिंकर्स को दे दिया उनके विचार को। नहीं, इस बार क्या है, थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिक है, थीम बेस्ड है। क्योंकि ये जो थीमेटिक अप्रोच है, ये ज़्यादातर आपको स्कोप प्रोवाइड करता है क्रिटिसिज्म का और समझने का। ठीक है, कि आपके अंदर एक 360 डिग्री का एक समझ स्थापित हो। तो अप्रोच के बारे में लिखना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा अप्रोच है वैसे थीमेटिक, जिसे बोल सकते हैं विषयगत। तो दो दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एक तो होता है आपका थिंकर बेस्ड, यानी थिंकर आपके सेंटर में रहेंगे और उन थिंकर्स के ध्यान, उसके हिसाब से, उनकी राइटिंग के हिसाब से हमें थिंकर, उनके राजनीतिक जो चिंतन है उनको पढ़ना होता है। ठीक है, और ये जो जो थीमेटिक है, थीमेटिक में आपको एक तरीके से ये बोलिए, सिंपल सा बात करें तो ये एक कंपैरेटिव आपको एनालिसिस देता है। क्या देता है? एक कंपैरेटिव एनालिसिस। और ये क्या है? अकोमोडेटिव भी है, अकोमोडेटिव। और ये यहीं पे क्या है कि ये केवल और केवल जो थिंकर को सामने रख के, तो उसी थिंकर के हिसाब से पढ़ता है। और कई बार थिंकर्स कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी भी होते हैं। अगर आप गांधी को भी पढ़ेंगे तो कई बार कॉन्ट्राडिक्ट लगते हैं उनके थॉट्स। तो वो क्लियर होने के लिए हमें एक थीमेटिक, तो इस बार जो अप्रोच है वो थीमेटिक अप्रोच लिया गया मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ाने के लिए। अब क्या है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर करिए, ये जितने भी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ना, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से डिफर करते हैं। ठीक है, ये एक तरह से अलग अलग है। यानी ये क्या है, जैसे जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो अजम्पशन है, जो एपिस्टेमोलॉजिकल अजम्पशन है, यानी ज्ञान मीमांसा को लेकर जो मान्यता है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ना एपिस्टेमोलॉजिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए एपिस्टेमोलॉजी से ये वर्ड आता है जिसका अर्थ होता है ज्ञान मीमांसा, कि हम ज्ञान की प्राप्ति कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी का होता है कि हाउ डू यू नो व्हाट यू नो। ठीक है, आप किसी चीज़ को किस तरीके से जानते हैं, किस तरीके से उसका ज्ञान अर्जन करते हैं, ये एपिस्टेमोलॉजी बताती है। ठीक है, और हम यही देखें कि जो इंडियन एपिस्टेमोलॉजी है और जो वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी है, और उनके जो अजम्पशन है, जो मान्यताएं हैं, वो अलग अलग है। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो आप सबको दिखता होगा ये बाइनरीज में वर्क करती है। बाइनरीज मतलब ये सही है तो ये गलत होगा। ठीक है, ये बाइनरीज में काम करती है। और वहीं पे अगर इंडियन देखोगे तो ये संवाद की दुनिया है। जो भारतीय जो अगर आप बोलोगे कि ना, जैसे अगर जैसे जो आइडिया ऑफ इंडिया है, तो आइडिया ऑफ इंडिया हम संवाद भी लिख सकते हैं। संवाद यानी हेल्थी डिस्कशन। ये जो कुछ जो मिश्रण है यहाँ पे जो इंडियन है, इधर संवाद भी लिख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, संवाद। जैसे अगर आप देखोगे पुराने शास्त्रार्थ देखोगे तो उसमें क्या होता था कि दो पक्ष बैठ के अपनी अपनी बात रखते थे, दोनों विवाद नहीं करते थे, संवाद करते थे। कि हाँ, आपने सत्य को एक स्वरूप से देखा है, मैंने सत्य को एक स्वरूप से देखा है, और आप हम दोनों बैठ के संवाद करें और अपने ज्ञान को और विकसित करें। ठीक है, तो जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है वो क्या है, एक तरीके से बाइनरीज पे वर्क करता है, और दूसरा जो इंडियन है वो सिंथेसिस की बात करता है। यानी
जोड़ने की बात करता है, ये संवाद की बात करता है। वही बात कि ज्यादातर जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हैं, जितने भी थिंकर्स आपको दिखेंगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, वो सारे डीपली इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स ऑफ देयर टाइम। इसीलिए पॉलिटिकल थॉट नाम दिया गया है पेपर को, कि वो सब क्या कर रहे हैं, एक तरह से कॉलोनियलिज्म को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है। और ये वाला जो फिगर जो मैंने बनाया था, आप सब भी अपने एग्जाम में ये बनाना, ये वाला मैं बना देता हूँ यहाँ पे, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। जितने भी जो थिंकर्स हैं वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उपनिवेशवाद को क्या दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, उपनिवेशवाद। इधर आप साम्राज्यवाद भी लिख सकते हैं, वो भी। दूसरी ओर कि एक नए भारत का क्या, भारत का विचार, भारत का विचार क्या है, यानी आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें इसी में आप लिख दोगे कि नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण। ठीक है, इसको इधर लिख देंगे। और उसके बाद क्या आता है, आपका चिंतन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चिंतन है, जो कि इसको भी रिस्पॉन्स कर रहा है और इसको भी बिल्ड कर रहा है, इसको भी बना रहा है, तो ये जरूर बना लेना एक डायग्राम। और अगर और अच्छा आपको लगे तो वो भी बना सकते हैं। तो जितने भी थिंकर्स हैं वो सारे डीपली इन्वॉल्व हैं अपनी उस समय की पॉलिटिक्स को लेकर। आप देखिए जो एकेडमिक इंटरेस्ट है ना, देखिए जो 21वीं शताब्दी में क्या हुआ कि एक जब जब भारत का जो एक वैश्विक मंच पे एक उदय होता है, तो जो एकेडमिया है उसमें एक इंटरेस्ट जगता है कि क्या भारत का कोई पॉलिटिकल थॉट है या भारत की कोई राजनीतिक चिंतन है, यानी भारत जो है वो विश्व को क्या देख सकता है पॉलिटिकल थॉट लेवल पे। तो ये एकेडमिया में एक इंटरेस्ट बना। इवन अभी भी बोला जाता है कि भारत ने कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं दी है। ठीक है, भारत की कोई अपनी पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है। ठीक है, नो डाउट हमारे पास है, हम एक धार्मिक सोसाइटी है जहाँ पे धर्म हर जगह रूल करता है, एक कार्मिक सोसाइटी है। ठीक है, ड्यूटीज़ को हम फॉलो करते हैं, मगर थ्योरी के तौर पे हम देखें तो हमारे पास एक पॉवर्टी है। ठीक है, हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, इंडिया की कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है। और दूसरा क्या है कि अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, तो थॉट हमारे पास शुरू से ही है। अगर आप सबने जो जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था एंशिएंट एंड मिडीवियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास तो एक तरह से रिचनेस है। अगर हम शुक्राचार्य की बात करें, बृहस्पति की बात करें, और भी जितने सारे थिंकर्स हैं, सब एकदम भरे हुए हैं पॉलिटिकल थॉट से, भरे हुए हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जब हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को हम जब समझने की कोशिश करते हैं, यानी मॉडर्न टाइम को समझने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे जो पुराने जो आइडिया है, राष्ट्र है, धर्म है, डेमोक्रेसी है, इवन हम सब ने जब हमने पढ़ा कि एंशिएंट एंड मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ा, तो हाँ, डेमोक्रेसी का आइडिया जो है वो भारत में ही था। ठीक है, भारत से ही डेमोक्रेसी का एक आइडिया निकला है। नो डाउट आज की जो डेमोक्रेसी उस तरीके का नहीं, बट एक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी था इंडियन सोसाइटी में। पंचायती सिस्टम देखो, पंचायती सिस्टम भी एक तरह से डेमोक्रेसी का ही एक एग्जाम्पल है, जो कि पंचायती व्यवस्था आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से आ रही है। और इन सब को हमें समझना बहुत जरूरी होता है जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट को जब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जितने भी, अब एक चीज ये ध्यान रखना कि जितने भी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है ना, नो डाउट हम रिस्पॉन्स किसको कर रहे हैं, कॉलोनियलिज्म को, कॉलोनियलिज्म को रिस्पॉन्स करें। मगर जो ये जो चिंतन है, जो आपका जो आपने आपका जो विचार है, वो आप इसको तो रिस्पॉन्स कर रहे हो, मगर किसकी बात कर रहा है, सर्व कल्याण की, यानी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है। एक तरीके से जो हमारी जो थॉट है क्या है, सभी का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु, तो सभी की बात करना, तो पूरी ह्यूमैनिटी को, केवल इंडिया के लोगों की बात नहीं कर रहा,
पूरी ग्लोबल ऑडियंस की बात कर रहा है, पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, ह्यूमैनिटी को सेंटर में रख के अपने चिंतन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी क्या है, कोर है इस चिंतन का, कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का क्या जो कोर है वो क्या है, ह्यूमैनिटी है, यानी मानवता। मानवता। तो जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो थिंकर्स हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, पूरे पूरे विश्व की बारे में बात कर रहे हैं, मगर विश्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो भारत की आज़ादी से। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, एडवोकेटेड विजन ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, एक अच्छे जीवन की संकल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे ग्रीक में भी अगर आप देखोगे, प्लेटो और एरिस्टोटल वो भी यूडेमोनिया की बात कर रहे हैं कि गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन कैसा होना चाहिए। ऑफर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, कि जो इतिहास की एक नई संकल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं, कि जैसे अंग्रेजों ने डिफाइन करा कि नहीं, ये नहीं, एक अलग तरीके के इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं इतिहास के। ठीक है, एक्सप्लोर द कंसेप्शन ऑफ मैन, कि जो मैन का जो कंसेप्ट है, यानी यहां पे मैन का मतलब है कि व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति का जो विचार है उसको आगे बढ़ा रहे हैं वो। अगर आप इंडियन सोसाइटी या फिर इंडियन थिंकिंग में भी देखोगे ना, जो व्यक्ति है इसे केवल और केवल भौतिक व्यक्ति के तौर पे नहीं समझा गया है, इसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति के तौर पे भी समझा गया है, एक सोल के तौर पे भी समझा गया है। डिस्कस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ मशीन, कि कितना विकास जरूरी है और कितना मशीनों तक की जरूरी है। जैसे गांधी बोलते हैं, प्रोडक्शन बाय द मास इज नॉट मास प्रोडक्शन, लोगों के द्वारा उत्पादन होना चाहिए, ना कि ज्यादा उत्पादन होना चाहिए। तो इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो ये सारी विशेषता हो गई, ये सारे सिग्निफिकेंस है, आप सब लिख लेना, सिग्निफिकेंस है ये सब। उसके बाद एड्रेस मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, ज्यादातर आप जैसे गांधी के भी देखेंगे तो मोरालिटी और पॉलिटिक्स सब इंटरकनेक्टेड, कि हर चीज के बीच में संवाद हो रहा है। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी है ना, कि हर चीज को अलग अलग लेके नहीं, सारी क्या है, मिली जुली है, सबके बीच में एक संवाद होना चाहिए, सारे इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये जितने भी इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, जितने भी ये मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, इन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए ना, ये सारी, क्योंकि ये एशिया के और भी कंट्री जो गुलाम है या फिर जो इंडिपेंडेंट नहीं है, लैटिन, ये सबके लिए ये एक तरह से रेलेवेंट थे, ये सबके इशू थे। ठीक है, तो ये विशेषता है। ठीक है, ये सारे लिख लेना। अच्छे जीवन के दृष्टिकोण की वकालत करना, इतिहास की नई व्याख्या करना, कि जो अंग्रेजी यानी जो यूरोसेंट्रिक व्यू है, यूरोसेंट्रिक, आप सबने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब पढ़ा हुआ तो यूरोसेंट्रिक व्यू भी पढ़ा हुआ। ये जो यूरोसेंट्रिसिज्म है, यूरोसेंट्रिक व्यू, इसको काउंटर करने की, कि जो वेस्ट सोच रहा है वही सही है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक हमारे पास भी एक समझ है इतिहास की, कि व्यक्ति को कैसे चलना चाहिए, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, कि आप अपने क्षणिक सुख के लिए एक थोड़ी देर के आराम के लिए आप पूरी प्रकृति का नाश करते जा रहे हो, ये नहीं है। तो एक तो यूरोसेंट्रिक व्यू को भी काउंटर करा। मनुष्य की क्या अवधारणा होनी चाहिए, इसको जोड़ा। कितना आर्थिक विकास, कितना मशीनों का उपयोग होना चाहिए, कितना ये जो औद्योगिक समाज है, कितना हम इसको बर्दाश्त करें, कितना हम आगे बढ़े, इन सब के बारे में लिखा। यहाँ पे एक वी आर मेहता, क्योंकि इनकी रीडिंग दे रखी है फर्स्ट यूनिट के अंदर, वो अपनी बुक में आइडियोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि जो वेस्टर्न थॉट है वो किस में वर्क करता है, आपका बाइनरीज में करता है, डाइकोटोमी में वर्क करता है, यानी अलगाव में, दो चीजें अलग अलग है, द्वि आधार पे वर्क करता है। जैसे मैटर एंड स्पिरिट, सोसाइटी एंड कल्चर, फ्रीडम एंड सोसाइटी, इस तरीके से वर्क करता है।
और वहीं पे जो इंडियन थॉट है, जो इंडियन थिंकर है, प्लीज ये नाम नोट कर लीजिएगा जब भी अपने आंसर को बिल्ड करेंगे, वी आर मेहता। जो इंडियन थॉट है, ये इन सभी डिवीजन को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। ये बोलता है कि ये सही नहीं है, ये बनावटी है। एक नॉन डुअलिस्टिक अप्रोच को प्रमोट करता है कि आप जो देख रहे हैं ना अलग अलग करके, ये प्रॉब्लमेटिक है कि कोई एक बेस्ट मूवी, कोई एक कैसे हो सकता है कि पूरा परिवार में भी कि मेरे को चुनना है या उनको चुनना है, भाई चाहिए या पत्नी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई एक कल्चर, बाइनरीज क्रिएट करना, डायकोटोमी क्रिएट करना, ये सारी सुपरफिशियल है। एक टाइम पे वो भाई भी है, एक टाइम पे पति भी है, ये चीज समझना। कम्युनिटी एंड कॉपरेशन को आगे बढ़ाना, समुदाय और सद्भावना, वो तालमेल को आगे बढ़ाना, वर्ल्ड ब्रदरहुड की बात करना, यानी वैश्विक भाईचारे की, मानवता की बात करना, और इन सबको ब्रेक करना, एलिट वर्सेस मासेस, ये सबको कि हाँ एक तरह से एक अभिजात वर्ग और एक जनसमूह, एंड और मीन्स। जैसे गांधी की अगर आप बात करोगे, गांधी में ये जो एकदम क्लियरली है कि भाई अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसके लिए जो साधन आपने अपनाया वो भी अच्छा होना चाहिए, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा होगा। यानी माध्यम और साधन। हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति डाकू है, ठीक है, और वो दिन में वो सारा जितना लूटता है, रात को वो सारा दान कर देता है, तो भाई उसके साधन तो गलत है ना। बेशक वो हाँ समाज में भलाई करे, नहीं, ये भी नहीं। तो साधन और साध्य के बीच में जो अंतर है वो नहीं, ये जितने भी चीजें हैं इन सबको रिजेक्ट करा, तोड़ा, इन खाइयों को तोड़ा। और अंत में अगर आप देखोगे ना तो एक फिलॉसफी हर थिंकर के माइंड में पाई जाती है, वो है आपकी सेल्फ रियलाइजेशन की। कि हर थिंकर यही चाह रहा है कि जो व्यक्ति है, जो समाज है, वो सेल्फ रियलाइज हो, अपने आप से उसका साक्षात्कार हो। फिर वही बात वी आर मेहता भी यही बोलते हैं कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार ब्रिटिश उपनिवेशवाद और भारतीय प्रतिक्रियाओं के बीच उभरता है। यानी उपनिवेशवाद और भारतीय प्रतिक्रिया के बीच उभरा है, जिसे संघर्ष के रूप में अवधारणाबद्ध किया जा सकता है कि एक टसल चल रहा है किसके बीच में, ऑक्सीडेंटल यानी पश्चिम के थॉट में और पूर्व के थॉट में, यानी वेस्ट वर्सेस साउथ। आज भी ये डिबेट है कि अमीर देश गरीब देश, वेस्टर्न सोसाइटी ईस्टर्न सोसाइटी। अब आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। और आप अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं ओरिजिन की। देखिए, जो डिसिप्लिन है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, अगर हम देखें इसका ऐतिहासिक तौर पे हम इसे देखें तो देखिए जो 19वीं शताब्दी तक, उससे पहले तक जो ब्रिटिश शासन है उसको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई हानि नहीं था, किसी भी तरीके का रिस्पांस नहीं मिल रहा था। नो डाउट कुछ रिवॉल्ट हो रहे थे थोड़े छोटे छोटे स्तर पे, हर कोई अलग अलग अपनी जगह पे रिवॉल्ट कर रहा था, विद्रोह कर रहा था, अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा था। मगर हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के बाद जो 20वीं शताब्दी है या 19वीं शताब्दी के तौर पे, तो हम देखते हैं कि जो शुरुआत में जो थिंकर्स थे जैसे राजा राम मोहन रॉय, तो राजा राम मोहन रॉय का अगर हम देखें तो वो ये चाह रहे हैं कि हाँ इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म होना चाहिए, भारतीय समाज में क्या परिवर्तन आना चाहिए, समाज का सुधार होना चाहिए। मगर वो जो ब्रिटिश शासन है उसी के अंतर्गत उस सुधार की मांग करते हैं। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो कोई सीरियस एग्जिस्टेंशियल चैलेंज नहीं था ब्रिटिश कॉलोनिज्म को शुरुआती दौर पे।
ठीक है। और ब्रिटिश क्या कर रहा था, अपनी पावर को स्टेब्लिश कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, अपनी सत्ता अच्छी तरह से स्थापित कर रहा था, और हो भी चुकी थी इस दौर में। और इस सत्ता को बनाए रखने के लिए, जैसे आप किसी किसी देश पे आप अगर किसी देश पे आप कब्जा कर ले, किसी देश पे आप अपना आधिपत्य जमा ले, तो वहाँ के नागरिक आपके आधिपत्य को स्वीकार करें, नहीं तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे। ठीक है। तो अब क्या कर रहा था ब्रिटिश, अब सपोर्ट चाहता था, जो इंडियन सब्जेक्ट हैं यानी जो भारतीय लोग हैं, उन सब से क्या चाहिए, उनको सपोर्ट चाहिए कि हाँ आप हमारी स्वामित्व को माने, अब हम नए रूलर हैं। ठीक है। तो तो यहाँ पे देखते हैं कि एक नया जो एजुकेटेड अर्बन क्लास है उसका क्रिएशन होता है। ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अंग्रेज एकदम क्लियर थे कि अब हमें जो काम करना है वो भारतीय लोगों पे काम करना है, ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो हमारी सत्ता को सम्मान करें, स्थापित करें और बना बना रहे। तो उन्होंने क्या करा, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लेके आए, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। दूसरा, एक लैंडलॉर्ड वाला क्लास खड़ा करा। ठीक है, जिसे भूमिपति कह सकते हैं। ठीक है। अब ये जो भूमिपति है ये कौन है, देखिए अंग्रेज हर गांव में जाके टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते, क्योंकि भारत इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे उनको क्या चाहिए, कुछ लोकल सपोर्ट चाहिए। तो आप जैसे मान लीजिए कोई एक गांव हो गया, यहाँ पे कोई भूमिपति को ले लिया और उनसे भूमिपतियों से वो लगान लेते थे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये अपने रूल को स्टैब्लिश कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो जब ये भूमिपतियों का मतलब उदय हुआ, या फिर ये वर्ग जब सामने आया, फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा कि जो ब्रिटिश जो एफर्ट था वो ये था कि अपनी कल्चरल हेजेमनी को इंश्योर करना था। कल्चरल हेजेमनी का मतलब होता है सांस्कृतिक वर्चस्व, कि नहीं हमारा जो संस्कृति है वो आपकी संस्कृति से ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, जिसे बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर। ठीक है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मैकॉले जो एजुकेशन जो बनाया भारत का, उसने क्या बोला कि ये बोला कि हमें एक ऐसा इंडियन चाहिए जो बोलता हमारी तरह हो, सोचता भी हमारी तरह हो। ठीक है। और हमारी मदद करे, हमारे शासन में मदद करे, तो एक क्लर्क के तौर पे चाहिए। ठीक है। तो एक कल्चरल हेजेमनी उन्होंने बनाने की कोशिश करी। ठीक है। सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो इंग्लिश एजुकेशन ये लेके आए। ठीक है। इसी पे एक जो थिंकर है M.N. झा यानी मानवेंद्र नाथ झा, वो इस दौर को तीन स्वरूप में बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि जो अंग्रेज आए उन्होंने क्या करा, सबसे पहले पूरे भारत को क्या करा, एक सिंगल यूनिट के अंदर यानी एक प्रशासनिक इकाई के तहत एकीकृत कर दिया। कि ये जो पूरा भारत है अगर आप देखें तो इसको क्या करा, एक सेकेंड, ये जो पूरा भारत है इसको, ये पाकिस्तान भी उस समय का, और ये बांग्लादेश भी, और बाकी के राज्य, ये सारे चीजें, और ये सबको क्या करा, एक सिंगल यूनिट यानी प्रशासनिक क्षेत्र या दायरे में लेके आए। एक मतलब यानी पूरे भारत का जो कोई केंद्र बिंदु है वो एक है, जो कि बंगाल के अंदर है। ठीक है। तो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे इन्होंने यूनिफाइड करा। उसके बाद इन्होंने ये इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करा, इंग्लिश को प्रमोट करा, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करा, और इंडिया की जो कल्चरल इंफीरियरिटी है उसको मजबूत करा। अपने जितने भी वो अपने मानव विज्ञानी या फिर पुरातनवादियों को लेके आए, यानी अपने जो अकेडमिक्स को लेके आए, और उन्होंने ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करी कि नहीं, ये जो समाज है ये पिछड़ा हुआ समाज है, और इसका जो उत्थान है वो केवल हम ही कर सकते हैं। तो ये 3 काम उन्होंने करे, जो कि मानवेंद्र नाथ झा भी इसको एक्नॉलेज करते हैं। अब इन्हीं दौर के अंदर, इसी सिचुएशन के अंदर जो आपका मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो इमर्ज करता है। जो सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट है वो आपका ये है। ठीक है। अब इस कंटेक्स्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए हमारे पास ना 3 तरीके के थिंकर्स की कैटेगरी आती है। ठीक है। अब ये जो सोशियो
इकोनॉमिक एंड कल्चरल, यानी सांस्कृतिक। ठीक है, इस कंटेक्स्ट के अंदर क्या होता है, ये तीन तरीके के हमारे थिंकर सामने आते हैं। तीन तरीके के कैसे थिंकर आते हैं, जो एक थिंकर जो कह रहे थे कि नहीं, हमें एकदम से पूरा रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस किसको, वेस्टर्न सोसाइटी को, कि जो वेस्ट में चल रहा है उसी को अप्लाई कर दो इंडियन सोसाइटी में, रिप्रोड्यूस कर दो। दूसरे कैटेगरी के थिंकर कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें अपना रिवाइवल करना है, यानी रिवाइवल कैसे, कौन से रिवाइवल, कि जो हमारी एंशियंट है, एंशियंट यानी जो हमारे पुराने जो ट्रेडिशन है, जो लर्निंग है, एंशियंट लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, इन सबको हमें रिवाइव करना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। और जो तीसरी कैटेगरी के थिंकर है वो ये बोलते हैं कि नहीं, वेस्ट को रिप्रोड्यूस प्लस में जो इंडियन जो एसेंस है, इंडियन जो एसेंस है जिसे बोलते हैं चित्त, उसको दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। तो इस तीन कैटेगरी में हमारे जो जितने भी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो इन तीन कैटेगरी में है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप राम मोहन रॉय को देखेंगे तो राम मोहन रॉय ना आपके फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, नो डाउट हम सब स्पिरिचुअल वे में हम बहुत आगे हैं, मगर हमें वेस्ट से जो मटेरियल डेवलपमेंट है, जो उन्होंने हासिल करा है, जो उन्होंने अचीव करा है, वो हमें जानना और समझना है। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लॉजिक की बात करते हैं। तो जो वेस्ट का है उसे एकदम सीखा जाए। मॉडर्न साइंस, तो आप सब देखोगे कि बंगाल के अंदर जो मॉडर्न साइंस है वो भी क्या नाम है, राजा राम मोहन रॉय, और जो कुप्रथा है कि हाँ कि ये जो सती व्यवस्था पे भी देखेंगे, वो बहुत सारी कुप्रथा, उन सबको विडो रीमैरिज, ये सब लेके आते हैं। तो ये बोलते हैं कि नहीं, सीधा वेस्टर्न जो पाश्चात्य मूल्य है उसको एकदम से हम स्थापित कर दें। और जो दूसरी कैटेगरी के थिंकर है, अब वो ये बोलते हैं कि नहीं, हमें ना एंशियंट जो लर्निंग है, जो हमारे वेद पुराण, तो इसमें आप सब महर्षि दयानंद सरस्वती को रख लीजिए, गांधी को रख लीजिए, बहुत सारे थिंकर हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो पुराना जो ट्रेडिशन है उसको दोबारा से जीवित करा जाए, या फिर जो हमारी जो एंशियंट लर्निंग है उसको दोबारा से सामने लेके आया जाए। फिर उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी के थिंकर हैं वो ये चाहते हैं कि जो ट्रेडिशन यानी परंपरा प्लस में मॉडर्निटी, इन दोनों का साथ लेके आगे बढ़ा जाए। तो ये जो तीसरी कैटेगरी के जो थिंकर्स हैं वो दोनों चीजों को साथ लेके चलते हैं। तो ये तीन कैटेगरी के थिंकर्स आपको मिलेंगे। कॉन्टेक्स्ट हमारा जो है, जो अभी हमने देखा, जो मानवेंद्र नाथ झा ने भी बताने की कोशिश की थी, और उस कंटेक्स्ट में, उस संदर्भ में ये तीन तरीके के हमारे जो विचारक है वो इमर्ज होते हैं, वो सामने आते हैं। और उन विचारकों में से सबसे पहले जो विचारक की जो श्रेणी है वो ये बोलती है कि केवल और केवल हमें सारा चीज़ त्याग करके हमें जो पाश्चात्य व्यवस्था यानी जो अंग्रेज जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वैसी व्यवस्था हमें कायम करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे व्यक्तिवाद ज़्यादा प्रमुख है, व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता है। और जो दूसरी श्रेणी के जो विचारक हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं, हमें दोबारा से हमें अपने एंशंट पास्ट पे जाना चाहिए, वहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था थी, वो किस तरीके से समृद्ध था, वो कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर रहा था। तो दूसरी श्रेणी के थिंकर वो हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, दोबारा से पुनर्निर्माण करा जाए। और जो तीसरी श्रेणी के जो विचारक हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें वेस्टर्न यानी जो पाश्चात्य जो आधुनिकता है और साथ ही साथ जो भारतीय परंपरा है, उन दोनों का एकदम अच्छा समागम करके हमें अपने इतिहास को, आइडिया ऑफ इंडिया को मजबूत करना चाहिए। तो इसको एक नाम भी देते हैं, जैसे व्यष्टि प्लस में समष्टि,
समष्टि। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जो है प्लस में जो वर्ल्ड में चल रहा है उन दोनों का समागम। अब देखिए जो जो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो स्वतंत्रता के लिए जो भारत ने संघर्ष करा है, तो हम ये देखते हैं कि जो इस संघर्ष के दौरान में जितने भी विचारक हैं जो लिख रहे हैं, तो वो सभी में ना बदलाव की बात करते हैं कि देखिए देखिए जो हमारा समाज है जिस तरीके से जो व्यवस्था में बटा हुआ है, जाति अ, आधारित व्यवस्था में बटा हुआ है, तो इसको बदलना चाहिए। ठीक है, इसको क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि कहीं पे हम देख रहे हैं कि राजतंत्र है, कहीं पे रजवाड़े हैं, कहीं पे अलग तरीके का शासन है, तो इसमें बदलाव होना चाहिए। इकोनॉमिक एस्पेक्ट यानी जो आर्थिक जो पहलू है उस उन पे बदलाव होना चाहिए कि कोई एक जो काम है वो केवल और केवल एक ही समुदाय तक नहीं, अब वो हर कोई कर सकता है, मतलब आप अपनी जात से उठ के भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके, तो ये जो जितना भी जो स्वतंत्रता संग्राम था वो एक केवल आज़ादी लेने के लिए नहीं था, वो भारत के जो चहुमुखी जो बदलाव है उसकी बात करता है। ठीक है, सांस्कृतिक तौर पे बदलाव की बात करता है। तो इन सभी को में बदलाव सुधार लाना, सांस्कृतिक मतलब जो आपका जो संस्कृति में है, जैसे जैसे उस चीज में बदलाव करना कि जैसे चाइल्ड मैरिज एक कल्चर है, तो इस कल्चर में बदलाव करना। ठीक है, तो ये इन सभी चीजों के ऊपर एक तरह से काउंटर था। जितने भी हमारे जो आधुनिक राजनीतिक विचारक है वो इन सभी पे बात कर रहे हैं। कोई भी थिंकर कोई एक एस्पेक्ट पे काम नहीं कर रहा, वो सभी पे काम कर रहा है। देखिए इन्हीं चीजों को काउंटर करते हुए भारत में एक पुनर्जागरण शुरू होता है, यानी इंडियन रेनेसां। ठीक है, अब ये जो पुनर्जागरण है भारत में, तो ये हो कहाँ रहा है? अगर हम ध्यान से देखें तो उसका जो केंद्र है वो आपका है बंगाल। ये जो पुनर्जागरण, जैसे जो राम मनोहर लोहिया है, ओ सॉरी, राम मोहन रॉय हैं, तो वो साइंटिफिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं। कहाँ पे बात कर रहे हैं? बंगाल में बात कर रहे हैं। ठीक है, और विडो मैरिज और मूर्ति पूजा का विरोध और भी बहुत सारे, तो ये बंगाल जो है वो केंद्र हो गया। ठीक है, जहाँ पे आपके भारत का पुनर्जागरण। उससे पहले अगर हम राजा राम मोहन रॉय से पहले भी देखें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी बोलते हैं, उन्होंने अपनी एक आनंद मठ लिखी, तो वो भी भारत के पुनर्जागरण की ही बात कर रहे हैं एक तरीके से। तो जो बंगाल है वो जो भारत को जागृत करने के लिए बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस बन जाता है। इसी बंगाल को तोड़ने के लिए वो बंगाल का विभाजन कर देते हैं अंग्रेज की डिवाइड एंड रूल, क्योंकि बंगाल एक रिस्पॉन्स मिल रहा था जो कि एकेडमिकली अपना परफॉर्म कर रहा था, एक ज्ञान मीमांसा के तौर पे काउंटर करने की कोशिश कर रहा था ब्रिटिश रूल को। और भी हम देखते हैं कि जो कोलकाता वॉज एन ओल्डर सेंटर ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, और हम देखते हैं कि कलकत्ता में क्योंकि देखिए सबसे पुराना सेंटर था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस आए, प्रेस आया, यानी जो जर्नलिज्म प्रेस आई सबसे पहले। तो ये एक सेंटर जो बंगाल है वो भारत के पुनर्जागरण का एक सेंटर बना। तो बंगाल को आपको जो इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट जब भी पढ़ रहे हो तो बंगाल का रोल यानी भूमिका, जो बंगाल की भूमिका है, इसको जरूर आपको स्पष्ट करना है कि बंगाल की ही एक महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नो डाउट पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हम ब्रिटिश रूल को ख़त्म करें। ठीक है, मगर बंगाल एक तरह से एक अकेडमिकली भी आपको कई बार एक बार बोला जाता है लाइन की, जो बंगाल आज सोचता है भारत उसे कल सोचता है। यानी जो बंगाल अगर कोई चीज़ को आज सोचता है तो उसे बहुत टाइम बाद भारत उसे सोचता है। तो बंगाल जो फर्स्ट स्पेस है जहाँ पे चीज़ें गढ़ी जाती है, बनती हैं, जब आवाज़ उठती है, उसके बाद पूरे भारत तक उसको अपनाता है। ठीक है, तो देखिए उस टाइम पे एनर्जेटिक पॉपुलेशन था बंगाल, मतलब बहुत
तरीकों से आप देखोगे ना तो बंगाल बहुत तरीकों से समृद्ध था। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, ठीक है, कमर्शियल एग्रीकल्चर भी में भी बहुत अच्छा था, ठीक है, और नई नई अपॉर्चुनिटीज को आगे खींचने की ओर कोशिश करता है कि आज तो हम देखेंगे कि बंगाल की परिस्थिति अलग तरीके से है, मगर उस समय में, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस समय जो बंगाल था वो बंगाल नहीं था, वो उस समय बांग्लादेश का भी पार्ट और भी बहुत सारे पार्ट बन के बंगाल बनता था, ठीक है। तो और बहुत सारे ज़्यादातर फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो बंगाल से आ रहे थे, सुभाष चंद्र बोस बंगाल से आ रहे हैं। तो अगर हम देखें भी, थिंकर्स भी देखें, तो अगर हम अपने सिलेबस में अगर थिंकर्स को भी देखें तो बहुत सारे लोग बंगाल से आ रहे हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय जो कि इस बार भी है सिलेबस में, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये सारे लोग, ज़्यादातर लोग कहाँ से आ रहे हैं? बंगाल से आ रहे हैं। अंशुलन समिति जो आप पढ़ते होगे वो कहाँ पे बन रही है? बंगाल में बन रही है। तो एक तरह से हम देखें कि बौद्धिक जो जागरण है वो बंगाल से हो रहा है, यानी आपके अंदर बुद्धि, समझ सारी कहाँ से आ रही है? बंगाल के थिंकर्स, राइटर्स से आ रही है, ठीक है। और अगर देखें, अगर हम वास्तव में अगर हम बात करें आधुनिक भारतीय चिंतन, तो ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो लिखते हैं आनंद मठ, तो वहाँ से देखेंगे तो वहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है। फिर राजा राम मोहन रॉय, जो ब्रह्म समाज, बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद देखते हैं जो थिंकर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो पास्ट की जो ग्लोरी है, जो अपना जो अतीत है उसके गौरव गाथा स्थापित कर रहे हैं कि नहीं, जो हमारा जो पास्ट है वो बहुत सुंदर रहा है, ठीक है, पास्ट में बहुत सारी अच्छी चीजें थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि जिस तरीके से जो वेस्ट है, जो वेस्टर्न सोसाइटी है, वो एक तरह से एंशिएंट ग्रीक को अपना एक तरह से फॉर फादर समझती है। तो वहीं पे अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया अपने जो भारतीय परंपरा है उसको समझने या उसकी ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसी बीच होता क्या है, जो हमारे जो थिंकर्स हैं, जो हमारे विचारक हैं, वो क्या करते हैं, जो मॉडर्न वैल्यूज हैं, देखिए अब ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि जो मॉडर्निटी है, जो आधुनिकता है, ये कोई अलग स्फेयर नहीं है, इसमें भी पुरातन का एक स्पेस है, एक जगह है, ठीक है। तो जो वेस्टर्न जो मॉडर्निटी है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो ग्रीक का जो रिवाइवल है, ठीक है, ग्रीक सोसाइटी के अंदर जो कंसेप्ट होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल आज भी देखो ना, वो अभी कुछ टाइम पहले एक वायरस आया था जिसे पैगासस वायरस बोलते हैं। तो पैगासस वायरस, पैगासस एंशिएंट ग्रीक का ही कोई एक करेक्टर है, ठीक है, तो उसका नाम दे दिया। तो जो आधुनिकता है वो कहीं अलग से नहीं है, वो एक तरह से जो अतीत है उसी के चीज़ों को नए स्वरूप में दर्शाने की कोशिश करती है। तो सेम जो इंडियन थिंकर है, तो उन्होंने क्या करा, जो ये जो मॉडर्निटी के जो वैल्यूज है ना, तो इन्होंने क्या करा, अपने जो पास्ट है उसको रीस्टोर करा, यानी आधुनिक व्याख्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बाद जो पास्ट है, जो आपका जो अतीत है, उसकी दोबारा से बहाली करी जाए, उसको दोबारा से एक मॉडर्न आउटलुक या फिर एक जो आधुनिक नजरिए से समझा जाए अपने इतिहास को। क्या है कि जो इंडियन जो मॉडर्न थिंकर है, अब वो उन्हीं आइडियाज को वैल्यूज दे रहे हैं, जो वेस्ट के उन्हीं विचारों को महत्व दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे विचारों से तालमेल खाते हैं, जो हमारे पुराने विचार हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जो टॉलरेशन का आइडिया है, ठीक है, टॉलरेट करना, सहिष्णु होना, दूसरे के प्रति सहिष्णु होना, कि दूसरा कोई कुछ कर रहा है तो आप उसको अपनी तरीके से नहीं कि आप भी मेरी तरह से करो, नहीं, तुम अपना काम अपने तरीके से कर सकते हो, तो टॉलरेट करना, ठीक है। सेकुलरिज्म, तो ये सब हिस्टोरिकल आइडियाज है। तो आप जब देखोगे अगर ध्यान से भी, तो जैसे सेकुलरिज्म का आइडिया देखें, तो जैसे भारत का संविधान तो 1950 में बना है, ठीक है, लागू हुआ है, ठीक है। उससे पहले भी अगर हम देखें तो हमारी जो सोसाइटी थी वो सब मिलजुल के रहती थी। हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ पे हर जनजाति, हर समाज, हर धर्म, हर
जगह का लोग यहाँ पे बसता है। यहाँ पे आप सबको पारसी मिल जाएंगे, पारसी जिन्हें जोरास्ट्रियंस बोलते हैं, जूस मिल जाएंगे जिनको यहूदी बोलते हैं, ठीक है। तो हम जो सेकुलरिज्म है, जो हमारा जो सेकुलरिज्म वो शुरू से रहा है, ना कि 1950 के बाद आया है। 1950 में भी सेकुलरिज्म वर्ड एज अ यूज नहीं करा था, बट वो जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी, तो सेकुलर जो आइडिया है, जो टॉलरेशन का जो आइडिया, वो हमारा खुद का आइडिया है। वो हमें संविधान के बाद नहीं मिला, हमारे पास पहले भी था। आज भी हम अपने परिवार में देखेंगे तो हम टॉलरेट करते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकृति देते हैं कि हाँ आप अलग हो तो आपका सोचना अलग है, ठीक है। हमारा एक फ्रेज भी है कि अगर आप देखेंगे एंशिएंट टेक्स्ट में तो एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, मतलब यानी सत्य एक है, उसको देखने वाले अलग अलग नजरिए से देखते हैं। तो ये तो हमारा कोर वैल्यू है सेकुलरिज्म का, टॉलरेशन का, ठीक है। फिर हम उपनिषद में भी देखेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करिए कि वर्ल्ड एज अ वन फैमिली, ठीक है। अगर हम अकबर के सुलह कुल की भी नीति को भी देखेंगे तो उसमें भी हमें दिखेगा पीस एंड हार्मनी की बात करते हैं। तो ये जो हमारे वैल्यूज हैं वो हमारे पुराने वैल्यूज हैं। फिर उसके बाद अगर हम डिबेट्स देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ना जो थिंकर्स है ना उनके बीच में भी डिबेट चल रहा है, जितने भी हमने जो मॉडर्न इंडियन थिंकर्स हैं उनके बीच में भी डिबेट कर रहा है। देखिए जिसमें से एक डिबेट मैं ये बता देता हूँ कि जैसे हमने शुरू में 3 कैटेगरी में डिफाइन करा है ना, कि एक तो वो थिंकर हैं जो चाहते हैं कि पूरे वेस्ट का सिस्टम इंडिया पे लागू हो जाए, ठीक है, दैट्स इट, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी के थिंकर वो हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, हमें अपने एंशिएंट पास्ट को रिवाइव करना चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए, हमारी समस्या अलग है, हमारे उसके सॉल्यूशन जो हल होंगे, जो निदान होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। पाश्चात्य की चीज़ें को अप्लाई करके हम अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगे ना कि सुलझाएंगे, ठीक है। तीसरा बात करते हैं कि नहीं, मिक्स होना चाहिए, जो इंडियन और व्यष्टि और समष्टि का दोनों का मिक्सचर करके हम अपनी समस्या को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी के थिंकर थे। अब इसमें भी ना क्या है, एक और चीज़ है, कुछ लोग जो कुछ थिंकर हैं वो ये बात करते हैं कि हमें ना सबसे पहले ब्रिटिश रूल को, जो ब्रिटिश रूल है उसको हमें काउंटर नहीं करना, बल्कि कुछ थिंकर बोलते हैं कि हमें समाज को रिफॉर्म करना है, यानी सोशल रिफॉर्म करना है, ठीक है। हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, ये जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेजी शासन, इंग्लिश रूल को खत्म नहीं करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी आज़ादी नहीं है, बल्कि क्या है, सोशल रिफॉर्म है सबसे पहली प्रायोरिटी। और कुछ थिंकर बोलते हैं कि नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है, ये जो वेस्टर्न जो इंग्लिश रूल है इसको खत्म करके सबसे पहले हम स्वराज स्थापित करें, फिर हम अपनी समस्याओं को, जो हमारी जो सामाजिक समस्या है उनको खत्म करेंगे। तो इन 2 कैटेगरी में भी थिंकर्स बैठे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में डिबेट चल रहा है, ठीक है। तो देखो डिबेट कैसा है, देखो यहाँ पे देखो, डिबेट्स अमंग द फ्रीडम स्ट्रगल लीडर्स ऑन प्रायोरिटी। कुछ लोग जो हैं वो बात करते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम्स की, ठीक है। सबसे पहले हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम यानी राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके बाद अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएगी। जब हमारी सरकार बन जाएंगे, हमारे लोग आएंगे तो वो अपने आप समस्या को निदान कर लेंगे। तो इस कैटेगरी में अगर हम थिंकर्स को रखें तो जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गया, अरबिंदो हो गया, वीडी सावरकर। और जो दूसरी कैटेगरी के जो थिंकर हैं जो बोलते हैं कि नहीं, सबसे पहले समाज को देखिए, अगर समाज आपका सुसज्जित हो जाएगा, सुधर जाएगा, तो अपने आप अंग्रेजी शासन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कौन बात कर रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय हो गए, गांधी हो गए, टैगोर हो गए, अंबेडकर हो गए। तो ये समाज की बात करते हैं कि नहीं, पहले हमें सामाजिक सुधार की जरूरत है। अब अगर गांधी के स्वराज की अगर कंसेप्ट पढ़ोगे तो उसमें भी केवल और केवल एक मीन्स है स्वराज, जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को लेने के लिए केवल और केवल ये एक मीन है, एक सबसेट है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस स्वराज का, ठीक है। केवल आजादी लेना स्वराज नहीं है, गांधी ये क्लियर कर देते, ठीक है। तो यहां पे जो तिलक है वो ये बोलते हैं कि रिफॉर्म हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, जैसे तिलक हैं, वो एम जी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले,
ये सब विश्वास तो करते हैं कि भारतीय आज़ादी होनी चाहिए, सबसे पहली होनी चाहिए, मगर इनके लिए जैसे जो तिलक हैं वो ये बोलते हैं कि सॉरी, जो एमजी राणा डे हैं, जैसे तिलक हो गए, इनके लिए क्या है, सबसे पहले स्वराज है कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए। मगर जो एमजी राणा डे हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये बात करते हैं कि नहीं, सबसे पहले स्वराज आना चाहिए। ठीक है, कि तो ये जो एमजी राणा डे है, चाहे ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, या फिर ये बोल रहे हैं कि जो वेस्टर्न सोसाइटी, जो इंग्लिश सोसाइटी है, जो ब्रिटिश है, वो लिबरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करे। तो ये जो कैटेगरी है एमजी राणा डे या फिर गोपाल कृष्ण, ये बोल रहे हैं कि हमें ना इंग्लिश रूल के अंदर ही हमें सबसे पहले सोसाइटी का रिफॉर्म करना चाहिए। मगर वहीं दूसरी तरफ जो तिलक है, उनका एकदम क्लियर मेथड है कि नहीं, सबसे पहले स्वराज होना चाहिए, जो कि वो एक नारा भी दे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वराज सबसे पहले, उसके बाद हम भारत की जितनी भी समस्याएं हैं उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम रूल्स बना देंगे, ये कास्ट सिस्टम को खत्म करेंगे, सब चीज़ों को। मगर वहीं पे दूसरी कैटेगरी के जो थिंकर है वो नहीं, सबसे पहले रिफॉर्म करो सोसाइटी में, कि आपकी जो सोसाइटी अगर कोई किसी दूसरे शासन के तहत अगर गुलाम बन गई है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपकी सोसाइटी में एकता नहीं है कि वहाँ पे कोई तीसरा आदमी आके रूल कर जा रहा है। तो आप पहले, सबसे पहले सोसाइटी लेवल पे रिफॉर्म करो, सोसाइटी को मजबूत करो, यानी आम नागरिक को मजबूत करो, तो आपका नेशन, आपका देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। और ये जितने भी थिंकर्स हैं, ये सारे जितने भी वेस्टर्न मेथड है, बिलीफ सिस्टम है, एटीट्यूड है, इन सबको रिजेक्ट करते हैं, सबको रिजेक्ट करते हैं। जो वेस्टर्न मेथड है या फिर जो नज़रिया है, जो एटीट्यूड है वेस्टर्न का, उस सबको रिजेक्ट करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए, जो नो डाउट आपका जो मॉडर्निटी है वो एक यूनिवर्सल फ्रीडम को इंस्टॉल करता है, यानी एक सार्वभौमिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। मगर कॉलोनियलिज्म वहीं दूसरी ओर एक तरह से हायरार्की को क्रिएट करता है, एक तरह से दास बनाता है, एक तरीके से उपनिवेश बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटिश का इंटेंशन था इंडिया में, जो कि विकास करना नहीं था केवल और केवल, ना ही मॉडर्नाइज करना था, बल्कि अपना एक तरह से गुलाम बनाना था, उसको भी स्पष्ट करते हैं जो हमारे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि जो इनलाइटनमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ, कि जो इनलाइटनमेंट के इम्पैक्ट से, इनलाइटनमेंट का की थ्योरी लेके ही जो यूरोपियंस हैं वो ये बात कर रहे थे कि ये श्वेत लोगों का ड्यूटी है कि जो अश्वेत लोग हैं उनका कल्याण करे, उद्धार करे। तो बट ये जो जस्टिफिकेशन है, इसको काउंटर करते हैं जो हमारे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। देखिए, जो कंट्रीब्यूशन रहा है जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, उनका सबसे पहला जो ये है कि जो भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत है ना, उसके अंदर एक तरीके से लोगों में जुनून झोंका जाए, यानी आप अपनी संस्कृति पे गर्व करें, भारतीय संस्कृति पे गर्व करें। ठीक है, सबसे पहला ये लक्ष्य था। ठीक है, इसी माध्यम से हम सबको पता चला कि हाँ, हमारी जो भारतीय विरासत है उसमें ये सब चीज़ें था, क्योंकि अंग्रेज इन सभी चीज़ों को अंडरमाइन करते जा रहे थे। ठीक है, वो केवल बोलते थे कि ये स्नेक चार्मर्स की सोसाइटी है। ठीक है, ये मूर्ति पूजक है, या फिर ये लोग जो हैं ये जानवरों की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से ये, फिर दूसरा क्या है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो कि अपनी सिविलाइजेशन को जो अंग्रेज बोल रहे हैं कि ये सबसे बेस्ट है, उसको काउंटर करते हुए गांधी जैसे बताते हैं कि नहीं, ये जो सोसाइटी आपकी वेस्टर्न सोसाइटी है, ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इसमें कहीं ना कहीं जो नैतिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे बहुत सारे अभाव हैं। ठीक है, ये नैतिक और आध्यात्मिक तौर पे ये आपके समाज खड़ा ही नहीं है। ठीक है, केवल और केवल भौतिकता के ऊपर खड़ा है। ठीक है, और जो तीसरा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि इन्हीं की राइटिंग्स की वजह से आगे और लीडरों में भी यही चेतना जागृत होती है, अपने स्वराज की चेतना जागृत होती है, और यही थिंकर्स हैं जो बताते हैं कि जो बात कर रहा है कि ब्रिटिश, कि हम इनका उद्धार कर रहे हैं, बट इनका हिडन एजेंडा क्या है, अपना विकास करना, कॉलोनियलिज्म को और मॉडर्निटी को समझाते हुए कि मॉडर्निटी यूनिवर्सल फ्रीडम की बात करता है, मगर यहाँ पे ब्रिटिश जो हैं वो कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेश के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हमारे देश को
हमारे देश का नाश कर रहे हैं, अपना जितना भी संसाधन है, जितना भी रिवेन्यू है, अपने देश ले जा रहे हैं, और हमें केवल और केवल एक मार्केट और एक तरह से अपना उपनिवेश बना रखा है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, डायलॉग और एक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, तो सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन यही है कि वो एक डायलॉग करना चाह रहे हैं, ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटी से, अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट से जो उन्हें रूल कर रहा है, जो उनको उपनिवेश बना रखा है। और ये पता नहीं, देखिए इसमें ये दिक्कत है कि जैसे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर है, जैसे हिगल हो गया या टी एच ग्रीन हो गया या जॉन लॉक, इन तरीके की सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रेजेंट करते हैं, बल्कि अपने तरीके से एक अपने वे में ये बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आपका जो रूल है वो जस्टिफाइड नहीं है, आपका कहने और करने में अलग है, ठीक है, आप डिवाइड कर रहे हो, रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो एक तरह से डायलॉग करना चाह रहे हैं, ठीक है, और जो कॉलोनियल रूल है उनके अगेंस्ट अपनी बात रखना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो आधुनिक विचारक है ना, वो केवल और केवल उस जो कॉलोनियल एरा है उससे पहले के जो जितने भी पॉलिटिकल थॉट्स रहे हैं, चाहे वो मिडीवियल रहे हों, चाहे वो एंशंट रहे हों, उन सभी के ऊपर अपनी दोबारा से खोज या फिर अपने अपने जो मूल्य हैं उसको निखारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि बहुत सारे थिंकर्स में ना, भारत जैसे कि एक तरह से विविधताओं का देश है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी तरीके की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे जो थिंकर्स जो है ना वो भी बटे हुए हैं कि कोई थिंकर है, कोई एक पर्टिकुलर सोशल इश्यूज के ऊपर लिख रहा है, कोई एक पर्टिकुलर सोशल इशू, कोई रिलीजन के ऊपर लिख रहा है, कोई रीजन के ऊपर लिख रहा है, ठीक है। तो ये सब बटे हुए थिंकर्स जो, क्योंकि उनके जो थॉट्स में हमें दिखता है कि कोई रिलीजन को सेंटर में रख के अपनी गणनाएं कर रहा है, रीजन को सेंटर में रख के, तो ये सब एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के। और हर थिंकर अपने एक यूनिक एक्सपीरियंस को अपने अध्ययन के माध्यम से सामने रखता है, और उनका जो प्राइमरी जो ड्यूटी था वो था कि ये जो विदेशी जो शासन है इसको ख़त्म करा जाए, और जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय सभ्यता है उसको पुनर्जागृत करा जाए। तो जो एक तरह से नेशनलिज्म का उत्थान करना था भारतीयों के अंदर, एक नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद जन्म ले, और ये जो राष्ट्रवाद होगा वो एंटी कॉलोनियल होगा, कि हम कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध एक राष्ट्रवाद को खड़ा करें, ठीक है। यहाँ पे एक ये लाइन जरूर याद रखिएगा कि यह विविधता जो है ना आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार की आधारशिला बनी, क्योंकि विविधता ही, इवन इंडिया को हम कई बार विविधताओं से भी बताते हैं कि इंडिया का मीनिंग क्या है, विविधता, डाइवर्सिटी, जहाँ पे बहुत बड़ी लेवल पे डाइवर्सिटी। ये जो जितने भी हमारे विचारक है ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल थिंकर से बहुत प्रभावित है। अब जैसे बी आर अम्बेडकर की बात करें तो अम्बेडकर फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। एंशंट गौतम बुद्धा से इतने बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। और भी फिगर देखें, जैसे मैजीनी से देखें जो तो गांधी, नेहरू, सावरकर, ये सब मैजीनी से इंस्पायर्ड थे। जो इटालियन यूनिफिकेशन की बात करते मैजीनी। तो जो हमारे जो थिंकर्स हैं वो बहुत तरीके से प्रभावित हैं इंटरनेशनल लेवल से भी, और जो घरेलू जो हमारा एंशंट है उन सभी से। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट जो रीडिंग है अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में, तो एक रीडिंग जो है वो है आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड इनोवेशन बाय डेनिस डल्टन। देखिए जो डल्टन है, जिन्होंने अपनी थीसिस भी लिखी है, तो उसमें एक चैप्टर है और इस बुक में भी है कि कंटिन्यूटी एंड इनोवेशन, जिसमें ये एनालाइज करते हैं कि जो चार थिंकर हैं, ठीक है, वो जो चार थिंकर हैं वो आइडिया ऑफ फ्रीडम को कैसे बनाते हैं। आइडिया ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के विचार को। अब इस स्वतंत्रता को विचार को बनाने के लिए एक तो क्या है, उनके पास एक एंशंट वे है, यानी जो हमारे जो प्राचीन तौर पे स्वतंत्रता का क्या विचार था, स्वतंत्रता का क्या मायना था हमारे प्राचीन स्तर पे, प्राचीन समाज में। दूसरा,
जो मॉडर्न जो वैल्यू है, जो मॉडर्न सोसाइटी है, वो इस फ्रीडम के विचार को किस तरीके से लेती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 4 थिंकर्स को इन्होंने लिया है। सबसे पहले हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है, उसके बाद अरबिंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। इन सभी के स्वतंत्रता के विचार को एनालाइज करते हुए ये कंपेयर करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्वतंत्रता का विचार है वो कहीं ना कहीं ये जो पुराने जो विचार हैं उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। जैसे डाल्टन जो एनालाइज करते हैं स्वतंत्रता के विचार को, तो ये बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी भी है। कॉन्टिन्यूटी किस सेंस में, जैसे जो कॉन्टिन्यूटी की बात करें, कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो जो है, जैसे मान लीजिए कर्म योग, ठीक है, कर्म योग। और इनोवेशन क्या है, गांधी इसे किस स्वरूप में बात करते हैं, वो कर्म योग की ही बात कर रहे हैं, मगर किस तौर पे, सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है। सन्यासी, ये आपको सन्यासी का जो विचार है वो आपको आनंद मठ में भी मिलता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के में भी आपको सन्यासी। और गांधी इसको किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, सत्याग्रही, ठीक है। जो समाज है, एंशिएंट टाइम पे वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, वर्ण व्यवस्था। यहां पे जो थिंकर्स हैं इसको इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक नए समाज की संरचना, एक नया जिसमें सद्भावना हो, स्वार्थ हो। जैसे गांधी देखोगे तो आप गांधी निम्न स्तर पे जाके रहते, एकदम साधारण जीवन की तौर पे। तो जो डेनिस डाल्टन है वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो थिंकर्स है ना, इन थिंकर्स के हम देख सकते हैं कि जो पुराने विचारों की कंटिन्यूटी है और जो पाश्चात्य जो जगत में जो चल रहा है, जो मॉडर्न सोसाइटी में जो चल रहा है, उनका भी कहीं ना कहीं ये पुराने विचारों को ही नए तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये इनका आइडिया रहा है। तो ये जो डेनिस डाल्टन है यही बोल रहे हैं कि एक तरह से आपको कॉन्टिन्यूटी भी मिलेगी और इनोवेशन भी मिलेगा। और ये ना जो कॉन्टिन्यूटी और इनोवेशन है, ये एक तरह से एक इंडियन आइडिया है कि इंडियन सोसाइटी है वो कॉन्टिन्यूटी में भी विश्वास करती है और इनोवेशन में, बट जो एसेंस होता है, जो एसेंस है, जो मूल है, वो हमेशा चित्त में बना रहता है, यानी वो चिति में है। जैसे आप सब इन थिंकर्स के विचारों को, जैसे कर्मयोग, तो कर्मयोग अलग अलग थिंकर अपने अपने तरीके से बताएंगे, ठीक है, मगर कर्म और योग का विचार मिलेगा। स्वयं से साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, ये विचार आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जो इंडियन मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बीच में ना, देखो 3 कंसर्न है, 3 चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये आप सबको ध्यान में रखना है। देखिए चुनौतियां क्या है, सबसे पहले क्या करना है, इनको शांति स्थापित करनी है। क्या करनी है, शांति स्थापित करनी है। शांति किसके बीच में, एक तो जो शहरी है, ठीक है, और ग्रामीण, इन दोनों के बीच में, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता और धार्मिक भिन्नताओं के बीच में, भिन्नताओं। और जो तीसरा जो शांति स्थापित करनी है या हार्मोनाइज करना है, वो है व्यक्ति और समाज, यानी इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, या सोशल इक्विटी कह सकते हो आप, इंडिविजुअल फ्रीडम या सोशल इक्विटी। तो इन तीनों के बीच में शांति स्थापित करनी है, एक स्वार्थ सद्भावना स्थापित करनी है। तो ये प्रमुख चुनौतियां हैं, ठीक है।
तो आशा करते हैं ये लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई सजेशन हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।